नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज़ है। कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं, नेता मंत्री और विधायकों से आपसे रूबरू करवा रहे हैं। इसी बीच हम लोग आ पहुँचे हैं कोरबा ज़िला। कोरबा ज़िला में अभी हम लोग की मौजूदगी है कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं संतोष देवांगन जी, जो कोरबा ज़िले से महामंत्री भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। चर्चा तो आगे बढ़ेगी, हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कि कौन है संतोष देवांगन जी, कैसे राजनीति में आया, क्या शिक्षा दीक्षा, फिर आगे बढ़ेंगे सर चर्चा में। जी देखिए, मैं एक तो मेरे पिताजी शुरू से जनसंघी रहे और उनके देखरेख में, उनके क्रियाकलाप में हम लोग भी साथ देते थे। लेकिन इसी के साथ ही छात्र जीवन में बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग स्कूली जीवन काल में ही छात्राओं का नेतृत्व किए हैं। बहुत सारे स्कूलों में छात्राओं की जो समस्याएं हैं, छात्र की समस्याएं हैं, उनको लेकर हम लोग लगातार स्कूलों में धरना, आंदोलन, ऐसे कार्यक्रम करते रहे हैं। एक बार तो ऐसे रहा कि मैं लगभग 11वीं-12वीं में रहा हूँगा। तो उस समय हमारे यहाँ शिवसेना का एक संगठन चल रहा था, तो उससे भी जुड़ के काम करने का उस समय अवसर मिला। तो उस समय देखे कि अब गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, पेयजल को लेकर, सड़क को लेकर। तो उसी समय हम लोग एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किए थे। नगर पंचायत, आज नगर पंचायत बन गया है छुरी कला, उस समय पंचायत था। तो पूरे गांव के गांव में बंद करके हम लोग चक्का जाम किए थे। और हालांकि उस समय नतीजा कुछ नहीं निकला, लाठीचार्ज हुई और हम लोगों पर अपराध दर्ज भी हुए। और उसके बाद वो आंदोलन ख़त्म हो गया। लेकिन उस समय भी पूरे गांव को एकत्रीकरण करके, पूरे गांव को बंद कराकर, कौन से साल की बात होगी? ये लगभग मेरे ख्याल से 94 के आसपास की बात होगी जी, जब मैं 12वीं में था। तो उसी समय से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई कहा जाए। और उसके साथ में मैं लगभग 1998 में नगर इकाई का अध्यक्ष रहा छुरी कला का। उसके बाद मुझे 2002 में जिला युवा मोर्चा में जिला मंत्री का दायित्व दिया गया। उसके बाद मैंने लगातार संगठन में काम करते हुए विभिन्न दायित्वों को अभी तक निभाया है। 2002 में हम लोग जिले में मंत्री थे, उस समय विपक्ष में थे, यहाँ कांग्रेस की सरकार से थी जोगी की। तो लगातार धरना, आंदोलन युवा मोर्चा के बैनर तले किए। और उसी समय मेरे को विधानसभा का एक कमल वाहिनी करके एक प्रकल्प चलाया था युवा मोर्चा का, तो उसमें भी विधानसभा का संयोजक मेरे को बनाया गया था। और लगातार आंदोलन करते हुए, विभिन्न दायित्वों को निभाते हुए 2003 में एक परिवर्तन यात्रा निकला, जिसका नेतृत्व हमारे क्षेत्र में हमारे आदर्श रहे सम्मानित स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के नेतृत्व में निकला था परिवर्तन यात्रा। और उनके साथ भी जुड़कर हम लोग उस परिवर्तन यात्रा के हिस्सा बने और बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को भी मिला हमको। और ऐसे फिर 2004 में मुझे संगठन ने नया दायित्व दिया, जिला महामंत्री युवा मोर्चे में बनाया। फिर उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी 2003 में। तो चूँकि यहाँ की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो यहाँ तो हम लोग सत्तारूढ़ थे। लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसको लेकर हम लोगों ने बहुत आंदोलन प्रदर्शन किए युवा मोर्चा के माध्यम से। और ऐसे संगठन का काम करते 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 लगभग 2007 में ही मुझे भारतीय जनता पार्टी कटघोरा मंडल का महामंत्री बनाया गया। लेकिन उसमें भी मेरे केवल 6 महीने काम करने का अवसर मिला।
क्योंकि मुझे उस समय 2007 में, अगस्त 2007 में मुझे नई नियुक्ति मिली युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष का। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष का कार्यकाल मेरा 2010 तक चला और 2010-11 में मुझे फिर उसके बाद में प्रदेश कार्य समिति युवा मोर्चा का बनाया गया और ऐसे लगातार काम करते करते फिर 2016 में मुझे पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो पहले प्रकोष्ठ हुआ करता था, उसी समय मोर्चा बनाया गया, उसमें भी मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। तो 2016 में भी से लेकर लगातार 2020 तक पिछड़ा वर्ग के लोगों को एकत्रीकरण करके अपने विचारधारा से जोड़ने का काम, और पूरा कोरबा ज़िले में 19 मंडल हैं, तो पूरे 19 मंडल में एक बड़ा युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के लोगों का साथ में सम्मेलन, मंडल सम्मेलन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसमें काफ़ी पिछड़ा वर्ग के जो अन्य जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ एकत्रीकरण करके उनका सम्मेलन कराना एक बड़ी चुनौती थी उसमें, लेकिन हम लोग पूरे सफल रहे। 19 मंडलों में वो कार्यक्रम हमारा मंडल सम्मेलन का एकदम सफलता की चरम सीमा पर था। मतलब प्रत्येक सम्मेलन में, मंडल के सम्मेलन में 200 से 500 के लोग उसमें भागीदार किया करते थे। तो ऐसे वो उस कार्यकाल मेरा यादगार कार्यकाल रहा। युवा मोर्चा का कार्यकाल तो यादगार रहेगा ही रहेगा, युवाओं का फौज था, लेकिन एक नया अध्याय पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में भी मुझे काम करने का अवसर मिला और इसमें भी मेरे को बहुत मतलब सीखने का अवसर मिला। तो एक प्रकार से लगातार 2002 से 2020 तक मोर्चे के विभिन्न दायित्व में रहा और 2020 में मुझे पार्टी ने जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी का दायित्व दिया है। तो 2020 और ऐसे समय 2020 कोरोना काल का समय था, लेकिन कोरोना काल में भी हम लोग घर में नहीं बैठे। कोरोना काल में भी हमने रचनात्मक कार्य किया। लोगों तक कैसे दवाइयाँ और राशन की जो सुविधाएं हैं गरीब लोगों तक वो पहुँचे, इसमें भी हम लोगों ने काम करते करते पार्टी का काम तो किया ही। संगठन का जो धरना प्रदर्शन विरोध यहाँ के भूपेश सरकार के खिलाफ करना था, उन लोगों वो काम किए ही किए, लेकिन उसके साथ में समाज में कैसे उस विकट कोरोना काल में लोगों को बीच में कैसे हम मदद पहुँचाएँ, उसमें भी हमारी संगठन ने काम किया और उसमें एक नया अनुभव मिला कि लोगों की सेवा करके कैसे मतलब दिल को सुकून मिलता है, ये अनुभव रहा। सर, ये तो आपकी राजनीतिक जो आपके चरण रहे हैं, आपको बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक परिक्षेत्र में। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपको राजनीति में लाने के लिए इसके पीछे किनका हाथ था और आपके राजनीतिक गुरु कौन, किसे मानते हैं आप, जो आपको राजनीति में लेके आए हैं? एक्चुअल में कहा जाए तो राजनीति में लाने का श्रेय मेरे गांव के ही एक संघ विचारधारा के स्वयंसेवक थे। हम लोग उसको दाऊ जी बोला करते थे। वो हैं किशन सोनी जी, श्री किशन सोनी जी। अभी वो ऊपर स्वर्ग सिधार गए हैं, है ना। वो उनका शुरू से प्रेरित करके अपने साथ, उनके साथ आने जाने का साधन नहीं था, तो हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करते थे, तो उसमें हम उनको ले बैठा करके हमारे आसपास के गाँव में चुनाव प्रचार के माध्यम से या संगठन के लोगों के साथ में मिलना जुलना, ऐसे उनको बैठा कर ले जाया करते थे। तो उसी के साथ में एक ऐसा राजनीतिक शुरुआत हुई। तो आज तक वो लोगों का सेवा करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, संगठन के साथ में उनकी हमारी विचारधारा के साथ में लोगों को जोड़ना, ये सतत चल ही रहा है। जी सर, आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं भाजपा से, काम भी कर रहे हैं अलग अलग प्रकोष्ठ में रहकर, लेकिन अगर बात की जाए, भले यहाँ सरकार भाजपा की रही हो, लेकिन ज़्यादातर कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की विधायक रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता होगा कि कांग्रेस का यहाँ एमएलएज हैं, उसके बाद अपने काम को कर पाना, लोगों का मदद कर पाना, कितना चैलेंजिंग भरा रहा है ये? देखिए, असली चैलेंज तो ऐसा है, विपक्ष में काम करने से ही है। विपक्ष में रह के लोगों को कैसा आप मदद कर सकते हो, क्योंकि हमारे साथ सत्ता नहीं थी, हमारा विधायक नहीं थे, हमारे सांसद नहीं थे, और उस समय में लोगों का काम करना, अधिकारियों से मिलके छोटे छोटे काम रहते हैं, लोगों का थाना में काम है तो पटवारी से काम है कि तहसीलदार से काम है, लेकिन उसके साथ में जूझ के काम करना एक अलग अनुभव रहता है और उसी में नेतृत्व क्षमता उभरती भी है।
तो लोगों के साथ में मिल के अपने साथ में अगर कोई पीछे में लोग हैं और एक जज्बा है काम करने का, तो विपक्ष में रहो सत्ता में रहो उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इस सीट को। पहले बोधराम कंवर जी, फिर उसके बेटे पुरुषोत्तम कंवर जी, दोनों बार लखनलाल देवांगन जी को यहाँ मौका दिया गया, अवसर दिया गया और वो उस उम्मीद पे खरा ही उतरे। तो कितना चुनौती भरा रहा, कितना मेहनत करना पड़ा, लोगों के बीच जाते थे तो कैसा वो अनुभव आपका अपना शेयर करते थे, कैसे वहाँ से प्रतिक्रिया आती थी? देखिए, एक तो यहाँ लगातार कांग्रेस के विधायक सम्माननीय कहा जाए बोधराम कंवर जी लगातार रहे और उसके बाद में पुरुषोत्तम कंवर भी रहे, उनके लड़के पुरुषोत्तम कंवर। लेकिन इसी बीच में जब विधानसभा का परिसीमन हुआ, परिसीमन से पहले एक बार बनवारी लाल जी भी यहाँ से विधायक रहे हमारे, जो पूरा कोरबा और कटघोरा विधानसभा मिलाकर एक विधानसभा हुआ करता था। उस समय बनवारी लाल जी अग्रवाल रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जब से परिसीमन के बाद में जब कटघोरा अलग हुआ, तो कटघोरा अलग हुआ तो उसमें बोधराम कंवर जी का ही परचम लहराया और उसके बाद में 2013 में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कोरबा से हमारे लखनलाल देवांगन जी को यहाँ से टिकट दिया, क्योंकि वो कोरबा में रहते, महापौर रहते हुए कोरबा के दिलों में राज किए हैं। उनके कार्यकाल को महापौर रहते हुए वहाँ के लोगों ने जाना है, समझा है, देखा है। उनका मिलना जुलना, उनका सरल स्वभाव, उनके लोगों को दर्द को समझना लखनलाल जी देवांगन के, है ना। आज भी वहाँ के लोगों में लखनलाल जी फेमस है कोरबा में। उसी चीज़ को देखते हुए पार्टी ने उनको कटघोरा में भेजा और कटघोरा में भी उनकी सरलता का लाभ हमको मिला और हमने अच्छे वोटों के साथ लखनलाल देवांगन को 2013 में विधायक बनाया। और उसके बाद उन्होंने लगातार क्षेत्र का दौरा, लोगों का समस्याओं का निराकरण, ये सारा काम किया। लेकिन 2018 के चुनाव में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उनको टिकट दी। लेकिन 2018 का चुनाव ऐसे रहा कि एक प्रदेश में एक मेंटलिटी बन गई थी लोगों के मन में कि 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार को देखा है उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में। लेकिन लोगों के मन में एक दूसरे को मौका एक बार देने का विचार आया और जो कांग्रेस की संगठन के जो इन्होंने चुनाव के समय में वादे किए, मैं तो बोलूँगा झूठे वादे, लोगों को एक गंगा जल को हाथ में रखकर पूरे कांग्रेस के आला कमान के द्वारा कस्में खाई गई कि हम शराबबंदी करेंगे, हम बेरोजगारों को 2500 रुपया बेरोजगारी पेंशन देंगे, महिलाओं के खाते में 500 रुपया प्रति महीना देंगे। ऐसे अनेक प्रकार के जो लोक लुभावन वादे थे, वो सारा लोक लुभावन वादे के साथ में इन्होंने 2018 के चुनाव में कूदे और उनका जो लोक लुभावन वादा था वो काम कर गया और उनकी 2018 में सरकार आई। लेकिन जब 2018 में इनकी सरकार आई, उसके बाद हम 2023 का इनका कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल ऐसा रहा कि एक भी वादे को इन्होंने पूरी तरीके से पूरा नहीं किया। ना सही ढंग से युवाओं को रोजगार दिया, ना उनको बेरोजगारी पेंशन दिए, ना महिलाओं को इन्होंने 500 रुपये जो देने का वादा किया था उसको दिया। स्व सहायता समूह की बहनों को भी इन्होंने लोन देने का वादा किया था, उसको भी नहीं दिया। उल्टा स्व सहायता बहनों से उनके जो रेडी टू ईट का काम था उसको छीन करके किसी शराब व्यापारी को ठेके में देने का काम कर दिया। किसानों को लगातार इन्होंने प्रताड़ित किया, सही बीज नहीं देना, सही समय में उसको खाद उपलब्ध नहीं कराना, सही समय में उनको बरदाना उपलब्ध नहीं कराना और जैविक खाद के नाम पर हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित करना, रेती कंकड़ मिले हुए उनको जैविक खाद ज़बरदस्ती देना और सूखा पड़ती, रकबा में कटौती, ऐसे करके
धान खरीदी करना, यानी धान खरीदी करना क्या, उनको एक प्रकार से किसानों को पूरा के पूरा प्रताड़ित कर दिए इस 5 साल में। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए नहीं, आखिरी समय में इन्होंने निकाला युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे करके अपने 2023 के लास्ट में। उस पर भी ऐसे उसके नियम कानून बना दिए कि हमको देना है बेरोजगारी भत्ता तो उसके खानदानी बेरोजगार होंगे तभी देंगे, उसके घर में कोई नौकरी पैसा मत हो, उसके घर में कोई अर्धशासकीय नौकरी मत करता हो। ऐसे प्रकार के अनेक प्रकार के इन्होंने उसमें नियम कानून बना दिए। तो नियम कानून ऐसे बनाए कि किसी को रोजगार तो देना तो दूर की बात, बेरोजगारी भत्ता से भी वंचित रहे। जी सर, ये तो कांग्रेस पार्टी की 5 साल कार्यकाल की बात हो गई। अगर अब हम लोग यहाँ कटघोरा की बात करें तो अगर अच्छा काम करे थे देवांगन जी यहाँ, तो फिर कटघोरा से फिर कोरबा क्यों मतलब वहाँ से टिकट लड़ाया गया, चुनाव टिकट देकर। अगर वो बेहतर काम करे थे तो एक बार फिर से ही मौका देना चाहिए था, यहाँ से हटाकर कोरबा दे दिया गया। हालांकि कोरबा में अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है, लेकिन एक बार कटघोरा, एक बार कोरबा, एक बार फिर से कटघोरा, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो कोरबा ज़िले के परिदृश्य की बात कर रहे हैं, कोरबा विधानसभा, कटघोरा विधानसभा, पहले तो कोरबा विधानसभा ही था, परिसीमन के बाद अलग अलग हुआ है। तो पार्टी जनाधार की दृष्टि से किसी बड़े नेता को, हमारे लखनलाल देवांगन जी पार्षद से लेकर महापौर रहे, महापौर से लेकर विधायक, विधायक से संसदीय सचिव भी बनाए गए, और जब वर्तमान में प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने कोरबा सीट पर भी काफ़ी काम किया है, महापौर रहते हुए, पार्षद रहते हुए। तो एक बड़े नेता को चुनौती देना है, और एक सरल स्वभाव के हमारे लखनलाल जी देवांगन जी नेता रहे हैं, और जय सिंह अग्रवाल एक भूमाफिया और एक तेज तर्रार नेता है। तो उनके सामने में एक सरल सहज नेता को भेजना जरूरी था हमको। इस कारण उनको वहाँ भेज करके एक चुनौती पेश करने के लिए उनको वहाँ दिया गया। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मेरा मानना है सीट बदलना ये सब पार्टी में चलते रहता है। कहाँ किसकी उपयोगिता है ये पार्टी शीर्ष कमान देखती है, उसके हिसाब से चुनाव में टिकट देती है। तो कटघोरा से दे, कोरबा से दे, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जी सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोरबा ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की एमएलए इस बार चुन कर आए हैं। तो इतने वर्षों से बहुत टकराव बढ़ रहा था इस समय, लेकिन इस बार 2 है कि आने वाले समय में इससे भी आगे बढ़ने की कुछ सोच रणनीति है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो बोलूँ सम्माननीय अभी 2024 से जो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है देश में, तो उनके नेतृत्व में देश के लोग 1 करोड़ 40 लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम करने वाली है। और इन जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, इन 10 सालों में भारत देश का नाम आज विश्व में बज रहा है। उसका कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस चीज़ को लोगों के मन में एक सकारात्मक संदेश देने का काम पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। इसके कारण हमारी यहाँ सीटें भी बढ़ी है, और आने वाले कल में हम लोकसभा का चुनाव भी बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी लीड के साथ जीतने वाले हैं। और आपने बोला कि 2 ही सीट मिला है, अभी एक के बाद 2 हुआ। मैं निश्चित रूप से बोलूँगा कि 2028 के चुनाव में यहाँ चारों की चारों सीटें भी हम लोग जीतेंगे। जी, चारों के चारों जीतेंगे सर, बहुत बड़ी आप बात बोल रहे हैं सर। अभी यहाँ कुछ ही महीना पहले यहाँ चुनाव हुआ था विधानसभा की, तो जो बीजेपी का जो इस बार सीट मार्जिन जीत कर आने को है, वो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में कांग्रेस जो अपना एक विश्वास है उसको बना नहीं पाई जनता के बीच में, और बीजेपी विपक्ष में रहते हुए भी ऐसे क्या हुआ 2-3 महीनों के भीतर, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल थे सब कांग्रेस को भी जीत दिखा रहे थे, तो ऐसा क्या कुछ हुआ कि बीजेपी एकदम से टर्न आउट हुआ, ओवरटेक कर लिए कांग्रेस को, और इतना बड़ी जीत के साथ सामने आ गए? देखिए, जिन वादों के साथ में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, है ना, और जिस विश्वास के साथ में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, पहले बात तो उस विश्वास में 5 सालों में किसी खरा नहीं उतरे। कांग्रेस पार्टी के ना शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कोई संज्ञान लिया, ना यहाँ भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ध्यान दिया।
इनका काम रहा कि किसी तरह से भी जनता के पैसे को लूट खसोट करके पार्टी फंड में देना। सीधा सीधा एक प्रकार से कहा जाए कि दिल्ली जनपद का एटीएम अगर कहीं से है तो वो था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में देखिए, जब 2018 में सरकार इनकी बनी, उसके पहले का कार्यकाल आप 15 सालों का देखें। 15 सालों में बड़ा सुख शांति चमन के साथ यहाँ की सरकार चल रही थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कांग्रेस के लोग लगाए लेकिन साबित भी नहीं कर पाए, है ना। यानी कुल मिला के हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के हित में सही काम कर रही थी, किसी प्रकार का उसमें भ्रष्टाचार नहीं था। दूसरा बात, हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं लाई। पहले 2003 से पहले कांग्रेस की जब शासनकाल था तो इनका किसानों के प्रति रवैया ये था कि 17% ब्याज में किसानों को ऋण मिलता था। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। लेकिन जब रमन सिंह की सरकार आई, उन्होंने किसानों की हित को देखते हुए 0% में ब्याज में देकर, ऋण देकर उनको उनकी आर्थिक स्थिति उठाने का काम किया। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, जगह जगह रोड बनाना, स्कूल भवन बनाना, हाईवेज बनाना, ये काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। मेडिकल के क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक अच्छा काम किया। और यहाँ जो 2003 का बजट और 2018 तक का बजट आप उठाकर देखें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसमें आपको साफ साफ समझ में आएगा कि कैसे हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ, लोगों की आय में कैसे बढ़ोतरी हुई और कैसे इन 15 वर्षों के कार्यकाल में हमने कैसे लोगों का सेवा किया, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन एक मानसिकता बनी थी 2018 में, मैं फिर से उसको रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ की जनता को माया जाल में फंसा गया, है ना। हम ये देंगे, हम वो देंगे, किसानों के लिए ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, गंगा जल की कस्में खाकर महिलाओं को क्या नाम से ठगा गया कि हम शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। लेकिन क्या हुआ इस 5 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में, 2018 से 23 में? कोरोना काल के विकट समय में जब दवाई पहुंचाने का काम सरकार को करना चाहिए, उस समय भी इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन माध्यम से घर घर में शराब भिजवाने का काम इस भूपेश बघेल की सरकार ने किया। तो इसका तो आहा लगना था ना। महिलाएं तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहीं शराब को लेकर, तो उसका आक्रोश तो देखना ही था। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल पिछला देखे थे इन्होंने, और उसके बाद में मोदी जी के शासनकाल को भी देख रहे हैं, तो उसमें एक स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ी है। उसी को लेकर हमने इस भारी भरकम वोटों के साथ में, एक अच्छा सीट के साथ में, 54 सीट अभी तक का सबसे ज़्यादा सीट है, उसके साथ में हमने सरकार बनाई है। अब सरकार बनाई है, लेकिन इस 3 महीनों में हमने काम भी किया है। सर इस पर आएंगे, लेकिन एक और बात है, एक और फैक्टर रहा है बीजेपी की जीतने की, वो ये है जो कांग्रेस शासन काल में जो 5 वर्ष का रहा है, उसमें भाजपा ने जो कोर इश्यूज़ है, चाहे वो भ्रष्टाचार को हो गया, कोल घोटाले हो गया या फिर जो महादेव घोटाला हो गया, गोठान घोटाला हो गया, इसको काफ़ी मुखरता से उठाया है और इसका कहीं ना कहीं नतीजा देखने को भी मिला है। तो क्या ये भी एक फैक्टर है कांग्रेस का हारने के पीछे? निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो घोटाले किए, जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किए, और यहाँ जैसे एक अराजकता का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक तो लगातार हमारी आस्थाओं को भी चोट पहुँचाया जा रहा था, सांस्कृतिक आस्थाओं को लेकर हो, धार्मिक भावनाओं को इन्होंने भड़काया। आप देखे होंगे कवर्धा का कांड, हमारा झंडा उतार दिया गया हिंदू धर्म का, है ना। एक जगह मॉब लॉन्चिंग हुई, उसमें भी हमारे एक ईश्वर साहू जी अभी विधायक हैं, उनके लड़के का देहावसान हुआ, उनको मौत की घाट उतार दिया गया। ये सारी चीज़ें ऐसी रही कि इससे लोग, यहाँ की जनता उद्वेलित हुई और इस कारण लगातार इनका हमने विरोध भी किया। हमारे कई प्रकार के
प्रधानमंत्री आवास जिसमें प्रमुख रहा। देखिए, जब हम योजनाओं को लेकर जाते हैं जनता के बीच में, तो सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, हमको उन योजनाओं को धरातल में उतारने का काम करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार अगर लोगों को लेकर एक योजना बनाई है कि हमको पक्का मकान लोगों को तक पहुंचाना है, तो उसमें राज्य शासन का भी पूरा सहयोग रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, भूपेश जी की सरकार ने उन आवास को लगभग 18 लाख आवास को रोक के रख दिया। उनमें उन गरीब परिवार के लोगों का क्या हाल हुआ होगा कि उनके आवास को रोक के रख दिए। उससे भी जनता उद्वेलित थी। तो ऐसे अनेक चीज़ें थी जो कांग्रेस के क्रियाकलाप के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए और लोगों ने उनके प्रति एक आक्रोश था भूपेश सरकार के प्रति, उसको हमने 2023 के चुनाव में देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारोक्ति, मोदी जी की गारंटी, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमको बहुमत मिला। अब सर, लोकसभा चुनाव के ऊपर आते हैं। लोकसभा चुनाव अभी बहुत कम ही समय रह गया है चुनाव होने में। ऐसे में भाजपा की ओर से सरोज पांडे यहाँ हैं और कांग्रेस की तरफ से जो भी वर्तमान में सांसद है ज्योत्सना महंत जी, तो कितना टकराव देखते हैं आप? क्योंकि एक बार पहले से सांसद रही है वो, एक बार फिर से कांग्रेस उनको मौका दिए हैं, तो कितना बड़ा चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि जो सरोज पांडे है वो कंवर्धा दुर्ग संभाग से आती है, वो इस बार वो कोरबा से आके लड़ रही। तो देखिए, चुनौती तो चुनाव रहता ही है, लेकिन अभी हम ज्योत्सना चरणदास महंत जी को चुनौती मान के नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं है। चुनाव युद्ध रहता है, युद्ध की हमारी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। और साथ में हमको तो ऐसा सौभाग्य की बात है कि हमको राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे सरोज पांडे दीदी जैसे हमको यहाँ प्रत्याशी मिले हैं। हमने उनके कार्यकाल को दुर्ग में देखा है कि कैसे विकास कार्य और कैसे किया जाता है। और इस निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ सरोज दीदी को दिया है, तो उसका लाभ यहाँ के जनता को, यहाँ के क्षेत्र को विकास कार्य पे मिलना है। और रही बात ज्योत्सना चरणदास महंत जी, इसके पहले भी चरणदास महंत जी भी यहाँ से सांसद रहे और अभी पिछले 5 सालों से श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इन 5 सालों में यहाँ की जनता ने उनको देखा नहीं है। अब जब देखा नहीं है, क्षेत्र में गई ही नहीं है, तो विकास तो दूर दूर की बात है। आप तो यहाँ पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे होंगे, उनके संसदीय क्षेत्र को देख रहे होंगे। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी और स्वयं वो यहाँ से सांसद थी। यहाँ की सड़कों का हालत आप देख रहे हैं। कोई भी तरफ का सड़क जाए तो साला गड्ढा, ऐसा लगता है कि सड़क नहीं है, गड्ढा ही है, गड्ढा है। तो ये दुर्दशा सड़क की है। और मैं कहूँ, लोगों के प्रति इनकी जो संवेदनाएं रहनी चाहिए, सजगता रहना चाहिए लोगों के प्रति काम करने की, वो उनमें नहीं दिखा। कोई भी एक भी मुद्दा, चाहे वो कोरबा लोकसभा का हो या अन्य जगह का हो, एक भी मुद्दा इन्होंने संसद में नहीं उठाया, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं उठाया। तो इससे इनकी सजगता दिखती है, लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को। सर, आप जिला महामंत्री भी हैं, क्योंकि यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र आती हैं, तो आप जब जाते हैं लोगों के बीच में, तो जो मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जाते हैं, या फिर जो सरोज दीदी की जो छवि है उनको लेकर जा रहे हैं, तो जनता की प्रतिक्रिया कैसे आ रही है? जनता की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आ रही है। देखिए, हम लोग केवल और केवल कमल फूल और कमल फूल के साथ में मोदी जी के द्वारा जो किए गए 10 साल के कार्य और मोदी जी ने जो गारंटियाँ विधानसभा के समय में दी थी, है ना, उस गारंटियों को इस 3 महीने में हमने पूरा किया है। काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी गारंटियों को हमने पूरा किया है। उस चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो जनता बहुत खुश है इस 10 सालों के कार्यकाल में। और ये जो मोदी जी ने जो गारंटियाँ विधानसभा के चुनाव में दिए थे, उसको सही ने हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार पूरा करने में भिड़े हुए हैं। हमने एक बड़े योजनाएं जो मोदी जी की गारंटी में थे, चाहे वो 3100 रुपये में धान खरीदी का
बात हो 21 क्विंटल, वो पूरा किया, पूरा का पूरा भुगतान किया और सीधा डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से बैंक खातों में किया। उसी प्रकार 2 वर्ष का बोनस किसानों का जो हमारे 2018 के पहले के शासनकाल का बचा हुआ था, हम किसी कारणवश उसको नहीं दे पाए थे किसानों को, उसको देने का काम मोदी जी की गारंटी में था, उसको हमने दिया। सरकार बनते ही पहले 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर उसको ट्रांसफ़र किया। उसी प्रकार से महिलाओं के प्रति हमने एक वादा किया था, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ के महिलाओं को हम 1000 रुपये महीना देंगे उनके स्वयं की आवश्यकताओं के लिए। तो हमने अभी उसको चालू किया, 1 महीने का पैसा दे भी दिए। अभी 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को फिर दूसरा किस्त भी सारी महिलाओं के खातों में जाने वाला है 1000 रुपया। ये लगातार काम जिनका खाते में पैसा या जिनका किसी कारणवश रुका हुआ है, KYC हो या आधार सीडिंग के मामले में कुछ खातों का पैसा नहीं गया है, या जो महिलाएं हमारी माताएं बहनें फॉर्म नहीं भर पाई हैं, उनका भी लगातार फॉर्म भरने का काम चलना है। उनको भी आने वाले समय में जो छूटे हुए हैं उनको भी देंगे। तो ऐसे गारंटियों को पूरा करने का काम लगातार हमारे यहाँ की साय जी ने, मुख्यमंत्री साय जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, और इस चीज़ को देश की जनता भी मान रही है। ठीक सर, मान रही है जनता, उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। इस बार चुनाव में क्या होता है तो देखने वाली बात होगी। सर, बात कटघोरा की करें तो यहाँ प्राकृतिक रूप से संपन्न है ये। यहाँ जो मिनरल्स हैं वो भी प्रचुर मात्रा में है, यहाँ जो खेती की संभावना है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अभी तक का हम लोग देखें सर यहाँ के हालात को, तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य या फिर जो रोड की कनेक्टिविटी हो गया, उनका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुँच पाई। तो इनको लेकर अभी क्या रोड मैप है आने वाले 5 साल में? निश्चित रूप से आने वाले हमारे 5 साल आपको दिखेंगे। हमारा विधायक भी है कटघोरा विधानसभा में, सम्मानीय प्रेमचंद पटेल जी, है ना, अभी 3 महीने हुए हैं उनको। और अब हमारी सांसद बनने जा रही हैं सुश्री सरोज पांडे दीदी जी। तो आने वाले कल में ये दोनों हमारे पहिए, विकास के पहिए, हमारे विधायक जी और हमारे सांसद सरोज दीदी जी, ये दोनों मिलकर निश्चित रूप से आने वाले कल में यहाँ कटघोरा विधानसभा का कायाकल्प होने वाला है। हम मान के चल रहे हैं कि लोगों का जो हमारे प्रति एक सोच है कि ये आएंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी आएंगी और प्रेमचंद पटेल जी हमारे विधायक जी आएंगे, दोनों मिलकर विकास कार्य को गति देंगे। जो हमारे पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है, वो निश्चित रूप से जो सड़कें अभी दुर्दशा की शिकार हैं, या हम कहें शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी कमी बेसी है, उसको आने वाले इस 5 सालों में हमारे सरोज दीदी जी केंद्र में अपने साथ में बात रख के, और हमारे सम्मानीय विधायक प्रेमचंद पटेल जी विधानसभा में अपनी बातों को रख कर वहाँ से, केंद्र से और राज्य से फंड लाकर यहाँ का हर एक कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, इस बार कितनी सीटें आ रही बीजेपी की? निश्चित रूप से 100% 11 की 11 सीटें आएंगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का 370 और एनडीए का 400, यानी कुल मिला के मोदी जी की सरकार इस बार 400 पार बनने वाली है। तो और उसमें छत्तीसगढ़ की पूरा 11 की 11 सीटें हम मोदी जी को देने वाले हैं। आने वाले समय में संतोष देवांगन जी अपना राजनीतिक करियर कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और मैं जनता के साथ में जुड़कर संगठन को आगे बढ़ाने का काम मेरा है, और जनता के जो छोटे छोटे काम हैं रोज़मर्रा के, उनको करने का काम मेरा है। और मेरा राजनीतिक भविष्य की बात है तो मैं संगठन के ऊपर छोड़ दिया। संगठन जहाँ जाए दायित्व देगा, उसके हिसाब से काम करना है, यही है। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते हमारे माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं क्षेत्रवासियों से यही कहूँगा कि आने वाले समय में 7 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है हमारे क्षेत्र में, 7 मई को कोरबा लोकसभा की। तो एक वोट मोदी जी के नाम, एक वोट
हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं, जो विश्व गुरु की ओर हमारे देश को ले जा रहे हैं, उसके नाम। और एक वोट मैं कहूँगा कि हम देख रहे हैं कि आज कटघोरा से रायपुर जो 5 घंटे में पहले पहुँचते थे, आज मोदी जी की ही देन है कि उसको हम लोग 2.5 से 3 घंटा में हम कटघोरा से रायपुर पहुँच रहे हैं। तो एक वोट उस रोड के नाम भी हो हमारा, कमल फूल को जाना चाहिए। तो ऐसे मैं लोगों के साथ में और यहाँ की जनता के साथ में निवेदन करूँगा कि हमारे आने वाले 7 मई को अपना अमूल्य वोट मोदी जी के नाम पे कमल फूल को ज़रूर दीजिएगा, ताकि आने वाले 2047 तक हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ में, मोदी जी के नेतृत्व के साथ में भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकें और आपके सपनों का काम हम पूरा कर सकें। इसी निवेदन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका एक एक वोट हाथ जोड़कर मांग रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में 7 मई को वहाँ मतदान केंद्र में जाकर कमल का बटन दबाएगी, कमल पर बटन दबाएगी बैलेट अपने ईवीएम पे, और भरपूर वोटों के साथ में इस हमारे कोरबा की लोकसभा के साथ में छत्तीसगढ़ की 11 सीट हम मोदी जी के कंधा को मजबूत करने के लिए देंगे। यही निवेदन के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना संतोष देवांगन जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले बार आपसे फिर होगी मुलाकात नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।